Morning student, in previous class we had covered many topics of this chapters like foreign exchange uh, and currency appreciation, currency depreciations and types of foreign exchange rate like fixed, flexible and managing float, and the components of demand of foreign exchange and supply of foreign exchange. Now in today's class, let's start with our topic of foreign exchange, that is determination of exchange rate, or we can say it equilibrium rate of exchange. नाउ सी, अब हम एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्या होता है. इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड एट द लेवल at which the demand of foreign exchange is equal to the supply of foreign exchange. जो आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जहाँ पर आपकी डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो किसके इक्वल होती है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के. सी, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. लाइक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, जहाँ पर आपका परफेक्ट मार्केट में, ठीक है, आपका प्राइस कहाँ डिटरमाइन करते हैं, जहाँ आपकी डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट से, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है आपका प्राइस वही सेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर आपकी डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं. तो वहाँ पे आपका क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड हो जाता है. सेम चीज़ यहाँ है जो आपने माइक्रो में पढ़ी थी. फॉरेन एक्सचेंज में भी जो आपका रेट है वो कैसे डिटरमाइन करता है कि कितनी डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की और कितने सप्लाई है, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. ओके, नाउ अब हम इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं. नाउ सी, अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करती हूँ नीचे वाले पोर्शन को, नाउ यू कैन सी हेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. यू कैन सी हेयर डिमांड इज हेयर एंड सप्लाईज. तो यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ डिमांड, एक्सेस ऑफ डिमांड. ओके, नाउ अब हम इसको एनालिसिस करते हैं. लाइक मैंने इसको E1 ले लिया, इक्विलिब्रियम 1. अब ये देखो बेटा, जहाँ अब हम इसको रेट पे टच करेंगे, ठीक है, R1. अब यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ डिमांड. अब डिमांड क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की ज़्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, कम है. ठीक है, जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, रेट इंक्रीज़ कर देते हैं. ओके, तो अब हम जो ये हमारे पास R1 था, इससे हम मूव ऑन करके कहाँ पर चले जाएंगे, R पे, जहाँ पे आपकी क्या है, रेट इंक्रीज़ हो जाएगी. रेट इंक्रीज़ होकर आप अगेन क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाओगे. तो जो आपकी एक्सेस ऑफ डिमांड कंडीशन होती है उसमें आप क्या करते हो, रेट को इंक्रीज़ करते हो, जिससे आप क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाते हो. ओके, तो अब रेट को कैसे इंक्रीज़ करोगे, लाइक आपके पास $1 की वैल्यू 60 है तो आप $1 की वैल्यू क्या कर देते हो, 70 कर देते हो, क्योंकि आपके पास अब इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने ये बोला है ना आपको. तो यहाँ से इसको इंक्रीज़ करके अगेन आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहे हो. तो $1 की वैल्यू अगर यहाँ 60 तो यहाँ पे 70 पे आ गए. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज, नाउ सी दिस पोर्शन इज, अब इस पोर्शन को देखो, यहाँ पे आपकी डिमांड क्या है, कम है एज कम्पेयर टू सप्लाई. तो यहाँ पे क्या आपकी सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, और वी कैन से इट एक्सेस ऑफ सप्लाई. सी, इट मीन्स यहाँ पर है, अब आपके पास क्या है, सप्लाई ज़्यादा है. अब आपके पास सप्लाई तो बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन डिमांड है नहीं, तो आप क्या करोगे, अब आपके पास रेट यहाँ है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, उसका रेट क्या है, डिक्रीज़ कर दोगे, कम कर दोगे. मीन्स आज $1 अगर क्या है 80 का है तो अब आप $1 की वैल्यू क्या कर दोगे, 70 कर दोगे. आप कम कर दोगे तो इससे आपकी क्या है, सप्लाई कम हो जाएगी. तो इसको आप एरो करके ऐसे शो करोगे. तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ सप्लाई. जहाँ पर आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ सप्लाई. एंड इन विच पोर्शन demand is greater than supply, that portion we call it excess of demand. Now from this condition, if there is excess of demand, then we should be increase the rate of foreign exchange so that we come on our equilibrium point. But in condition where excess supply is excess than demand, in that conditions
we should be increase the rate of foreign exchange so that we will come again their equilibrium point. बेटा अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो हम क्या करते हैं, रेट को इंक्रीज़ करते हैं। एंड अगर आपके पास सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो हम रेट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ये आपकी जो सिचुएशन थी जिसमें आप क्या करते हो, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हो, और इसमें आपको बताया है कि कैसे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 4-6 मार्क्स में आपका ये आ सकता है। अब इसमें क्या है, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब चेंज कैसे होता है, हम ये कंडीशंस रीड करेंगे। 4 सिचुएशन है जो आपकी बुक्स में गिवन है कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम डिमांड सप्लाई में, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं डिमांड सप्लाई में, तो उसका जो आपका ये क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम इसको यहाँ क्या है रीड करेंगे वन बाय वन। अब ये देखो, फर्स्ट स्टेप मैंने लिया है इंक्रीज इन डिमांड। ओके, फर्स्ट हम क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट का हम बनाएंगे। ये आपका क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। R is rate of exchange of and Q is quantity. Okay, now this is DD is demand curve and SS is the supply curve and A is the equilibrium point where demand of foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. Now see, इंक्रीज इन डिमांड। अब क्या है, डिमांड इंक्रीज हो रही है आपकी फॉरेन एक्सचेंज की। जब आप एक फैक्टर लेते हो तो जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं उसको क्या रखते हो, अदर फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आपकी क्या है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो रही है जहाँ पे आपकी सप्लाई क्या है कांस्टेंट है। तो फॉरेन एक्सचेंज की अगर डिमांड इंक्रीज होगी, इंक्रीज करनी होगी तो इट मीन से आपका क्या है राइट में शिफ्ट करेगी, है ना। अब राइट में शिफ्ट करेगी तो इसकी रेट भी क्या है इंक्रीज हो जाएगी। नाउ यू कैन सी Q से Q1, R से R1। तो इसमें क्या है आपकी डिमांड कर शिफ्ट कर जाएगी। अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि आपको कैसे शिफ्ट करेगी। अब ये देखो, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो रही है। आपके कंट्री को क्या है, लाइक इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, अपनी करंट कंट्री में मनी का क्या कर दोगे, डेप्रिशिएट कर दोगे। मैंने आपको डेप्रिशिएशन में बताया था ना, करेंसी को डेप्रिशिएट कैसे करते हैं। लाइक आज $1 की वैल्यू 60 है तो आज हम $1 की वैल्यू क्या कर देंगे, ₹70 कर देंगे, जिससे हमारी कंट्री में क्या होगा, डेप्रिशिएशन हो जाएगा। वो अब $1 में 60 रुपीज़ का सामान ले रहे थे, आज वो $1 में 70 रुपीज़ का सामान ले रहे हैं। तो हमारी जो करेंसी हुई है वो क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। बट जो आपकी रेट है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है फॉरेन एक्सचेंज की। तो जिससे आपकी डिमांड कर्व क्या है, शिफ्ट कर जाती है राइट में। आई होप आपको इंक्रीज इन डिमांड क्लियर हो गया होगा। नाउ अपोजिट इन डिक्रीज इन डिमांड। नाउ हियर सेम थिंग आई हैव टेकन, लाइक फर्स्ट इज डिमांड कर्व, DD is डिमांड कर्व and SS is supply curve and this is the equilibrium point where foreign exchange where a demand of foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. Okay, now up in this point we have to decrease in demand. डिक्रीज करना है बेटा आपको यहाँ पे डिमांड में। अब आपकी डिमांड क्या है, कम हो रही है, लाइक आपको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, अपनी करेंसी को क्या है और ज़्यादा वैल्यूएबल बना लोगे, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, करेंसी एप्रिशिएशन। ये पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया था। कंपनी एप्रिशिएशन कैसे होगी, जैसे आज $1 की वैल्यू 60 है, अगर हम $1 की वैल्यू 50 कर देंगे, पहले वो 60 रुपीज़ का सामान ले रहे थे, अब वो क्या है 50 का सामान मिल रहा है उनको। इट मीन्स जो हमारी करेंसी है वो वैल्यूएबल हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, कॉस्टलियर हो गई है, जिससे क्या है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या है, कम हो जाएगी। और वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आपकी लेफ्ट साइड। तो इट मीन्स जो आपकी रेट है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, R से R1 पे आ जाएगी। और आपकी जो डिमांड है वो भी आप क्या करोगे, उसकी कम करोगे, Q से Q1।
और इंक्रीज इन डिमांड में आपकी क्या है, करेंसी का डेप्रिसिएशन। डिमांड क्या करें हम, ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, करेंसी का डेप्रिसिएशन करेंगे, जिससे हमारी क्या है, रेट इंक्रीज हो जाएगी। रेट इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी डिमांड भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम किसका इफेक्ट देखेंगे, सप्लाई का। नाउ फर्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई। अब इसको बेटा ध्यान से देखना कैसे है, ये अपोजिट है बिल्कुल डिमांड का। जहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड है वहाँ हमने करेंसी का डेप्रिसिएशन किया। इंक्रीज इन सप्लाई में हम क्या कर देंगे, अपोजिट, डेप्रिसिएशन है तो एप्रिसिएशन, एंड और हमने क्या है, डिक्रीज किया था ना, डिक्रीज इन डिमांड में क्या था, एप्रिसिएशन है, तो इंक्रीज इन सप्लाई में एप्रिसिएशन। बट उसको ध्यान से समझना है कि कैसे होगा। फर्स्ट इंक्रीज इन सप्लाई, first we have to make diagram like this, as we have to make in previous diagram, same diagram. Now E is the equilibrium point, R is the exchange rate, R is the rate of exchange, and demand and supply of foreign exchange, and equilibrium point is where their demand of the foreign exchange is equal to supply of the foreign exchange. Now see, increase in सप्लाई। अब हमको क्या करना है बेटा, इसमें सप्लाई को इंक्रीज करना है। मीन्स हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी हमारी कंट्री में आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो सप्लाई हमारी क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई को हमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज कर दिया तो हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। जो भी जैसे हमने डिमांड इंक्रीज हुई तो डिमांड को हमने राइट वर्ड शिफ्ट किया। अब सप्लाई को इंक्रीज करना है। सप्लाई इंक्रीज कब होगी, जब हमारे पास करेंसी में क्या होगा, एप्रिसिएशन। क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन होगा, तभी तो हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी ना। सप्लाई लाइक आज $1 की वैल्यू, $1 की वैल्यू अगर आप ये ले सकते हो 60 है, अगर हम $1 की वैल्यू 50 कर देते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन यही होता है ना, जिसमें हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है, फॉरेन करेंसी आती है। एप्रिसिएशन में यही बताया था मैंने। डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, हमारी करेंसी की जो हमारी करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, मीन्स लेस वैल्यूएबल होती है। तो जिस केस में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ये सब कंपोनेंट्स, इससे पहले आपको वो प्रीवियस वीडियोस देखनी होंगी, उसके कंपोनेंट्स रीड करनी होंगे, तब आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इंक्रीज इन सप्लाई में आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम जब यहाँ सप्लाई S1 से S2, डिमांड आपकी क्या है, सेम। जब हम इंक्रीज इन सप्लाई का कंपोनेंट लेंगे तो इसमें अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। लाइक आपकी डिमांड क्या है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसमें सप्लाई, अब ये देखो यहाँ पे आ रही है सप्लाई, आपकी डिमांड कर्व को कहाँ टच कर रही है, यहाँ। तो यहाँ से जब इसको देखोगे तो ये देखो रेट क्या है, आपकी कम हो गई है, 60 से 50 हो गई है ना। और आपकी सप्लाई क्या है, जो डिमांड सप्लाई है वो क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई है। आपको यही करना था ना, सप्लाई को इंक्रीज करना था। सप्लाई इंक्रीज कब होगी, जब आपके रेट कम होंगे। रेट कम होंगे तो आप क्या है, इंपोर्ट ज़्यादा करोगे। ये देखो मैं आपको इसका प्रोसेस बना के दिखाती हूँ। करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होता है, आपके पास रेट क्या होती है, कम होती है। रेट कम होती है तो उस केस में आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो इससे आपके पास फॉरेन करेंसी क्या है, ज़्यादा आएगी। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। नाउ इन नेक्स्ट, डिक्रीज इन सप्लाई। अगर हमें सप्लाई कम करनी है, हम चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा ना आए, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई कम करने के लिए इसको सबसे पहले हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब सप्लाई कम करनी है, ठीक है। अब ये देखो सेम चीज़ है बेटा, यहाँ पे सप्लाई को कम करना या सप्लाई को कम करना या डिमांड को बढ़ाना, बात है ना, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंसी का डेप्रिसिएशन करेंगे, जिससे हमारी क्या है, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब ये देखो हमने यहाँ पे इसको टच किया, यहाँ पे क्या था,
रेट क्या है हमारे पास इंक्रीज हो गई और जो क्वांटिटी है वो क्या है कम हो गई। इट मीन्स हमारी सप्लाई क्या है कम हो गई है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी कर्व आपकी। तो अब देखो, अब हमें क्या है सप्लाई कम करनी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में कम आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले देखो करेंसी में डेप्रिशिएट करना होगा। करेंसी में हम डेप्रिशिएशन लाइक $1 की वैल्यू 60 है तो हम $1 की वैल्यू क्या कर देंगे 70 रुपीज़, ठीक है। $1 की वैल्यू क्या कर देंगे, मान लो यहाँ पे क्या थी 60 थी, अब मैंने यहाँ 70 कर दी, ठीक है। सप्लाई जब मैं रेट बढ़ाऊंगी तभी तो करेंसी हमारी सप्लाई कम होगी ना। अब यहाँ पे डेप्रिशिएट करेंगे तो अब हम उसकी क्या है डिमांड क्या करेंगे कम करेंगे, ठीक है। तो जो जब डेप्रिशिएशन है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। आई होप आपको ये चारों डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर में आपके। एक तो आपका ये वाला टॉपिक एंड वन मोर टॉपिक इज टाइप्स। ये 2 टॉपिक इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन बनता है आपका 6 मार्क्स में बनता है कि लाइक आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लाइक आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट दे दिया कि आपके पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर हम डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं या सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो इफ़ेक्ट आपको एक्सप्लेन करना होता है। मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन और बताती हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे इन क्वेश्चंस में। उसके बेस पे आप क्या है नोट्स बनाओगे अपने। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि आपको कैसे बनाने हैं, आप उसको खुद से बनाओगे। ओके, नाउ सी फर्स्ट इज़ लाइक इंक्रीज इन डिमांड आपके पास है। इंक्रीज इन डिमांड में सबसे पहले आपके पास जो आपका ओरिजिनल डायग्राम था, लाइक आप बताओगे क्या है, आपने एक्स एक्सिस पे डिमांड सप्लाई कर्व लिया है, वाई एक्सिस पे आपने रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ली है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है जहाँ पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई दोनों कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उसमें आपने क्या रखा है अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रख लिया। लाइक यहाँ पे आपने डिमांड ली है तो इट मीन सप्लाई आपकी कांस्टेंट है। अगर आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो आपकी क्या है जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, जिससे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ से आ जाएगा, क्या बन जाएगा ए से A1 बन जाएगा, और आपकी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी R से R1, एंड जो आपकी सप्लाई है वो भी डिमांड क्या है आपकी इंक्रीज हो जाएगी Q से Q1, ठीक है। तो एक पॉइंट की मैंने एक्सप्लेनेशन बता दी, पहले आपको ओरिजिनल को एक्सप्लेन करता है, आफ्टर डेट जो आपने चेंजेस किए हैं, जो चेंजेस इफेक्ट आया है आपको उसको एक्सप्लेन करना है। और जो ये इफेक्ट आया है इंक्रीज इन डिमांड, वो अगर आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, करेंसी का डेप्रिशिएशन कर रहे हो। करेंसी डेप्रिशिएशन का करना आप एग्जांपल से बताना कि लाइक $1 की वैल्यू 60 है, हमने $1 की वैल्यू 70 रुपीज़ कर दी है, तो इससे क्या है हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या है डेप्रिशिएट हो गई है, जिससे क्या है फॉरेन करेंसी इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि अब उनको $1 में पहले 60 का सामान मिल रहा था, अब 70 का मिल रहा है, तो उनके लिए वो क्या है उनके लिए लेस एक्सपेंसिव हो गई है। तो उस केस में क्या है वो ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स का, जिससे फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी। तो आपको इन पॉइंट्स को, मैंने आपको एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बता दी है, सभी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे करनी है। मैंने आपको मेथड बता दिया है, या मैं एक पॉइंट आप इसको खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिख के दे दूँगी। लाइक इंक्रीज इन डिमांड है, एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिख के दे दूँगी, अदर पॉइंट से एक्सप्लेनेशन आप खुद लिखोगे। थैंक यू सो मच।